सो वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं दिस इज सेल्स ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि जब कोई पर्सन अपना बिजनेस डेवलप करना चाहता है तो वो अपने गुड्स किसी शॉपकीपर को देता है, लेकिन शॉपकीपर नहीं रखना चाहता, तो वो उसको कहता है कि भाई साहब आप ये 100 क्वांटिटी रख लो, बिक जाए तो पैसे दे देना, नहीं तो माल वापस दे देना। इस तरीके से वो आपकी अप्रूवल पर है। ठीक है, यानी शॉपकीपर जो है पैसे नहीं देगा तब तक जब तक कि वो गुड्स बिक ना जाए, वो बिकने के बाद ही पैसा देगा, यानी अप्रूवल के बाद ही वो पैसा देगा। तो 31 मार्च तक वो आपको बता देगा कि माल बिका है या नहीं बिका है। तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है कैसे होती है वो अपन इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर देखिए आपको एक बहुत अच्छा चार्ट दे रखा है जो कि इस चैप्टर के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा। सबसे पहला है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के जो हेडिंग है उसको अपन देखेंगे। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन बिजनेस सेंड्स गुड्स, कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकता है। तो बेसिकली इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो 3 तरीक़ों से होता है। नंबर 1 कैजुअली, जहाँ कभी कभार होता हो, फ्रीक्वेंटली यानी बार बार होता हो, और न्यूमरसली यानी तो बहुत बार होता हो। ठीक है, तो 3 तरीके से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। डिपेंड करता है कि रिटर्न बेसिस पर आपके कैजुअली है, फ्रीक्वेंटली है या न्यूमरसली है। देखो, अगर कैजुअली है तो ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल, हम तो सभी ट्रांजैक्शन को सेल मान लेंगे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ का अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले हम कैजुअली को देख रहे हैं। ठीक है, कैजुअली में क्या करते हैं, हम इसको नॉर्मल सेल मान लेते हैं और उसके हिसाब से करते हैं। भाई हमारे यहाँ तो ये होता ही नहीं ना, हम तो कैजुअली कर रहे हैं। कैजुअली यानी तो अचानक ही कभी कभी हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। तो इसमें ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल, हम इसे क्या मानेंगे, ऑर्डिनरी सेल मानेंगे कि ये तो एक हमारी नॉर्मल सेल है, इसके बारे में हमको स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं रख रहे हैं। तो इसको क्या मान रहे हैं अपन, एक नॉर्मल सेल जो है वो मान रहे हैं। तो जब नॉर्मल सेल होती है तो सेल के वक्त क्या एंट्री होती है, मान लो ए जो कि हमारा एक डेटर है, कस्टमर है, उसको हम माल बेच रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, ए टू सेल। जब आपने ए को माल बेचा तो एंट्री क्या होगी, ए टू सेल। अब अगर वो सेल रिटर्न कर दे तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या करते हैं, एकदम नॉर्मल चलना है, जो जनरल एंट्री के चैप्टर में आप करके आए हैं वही आपको करना है। तो ए को माल बेचा तो ए टू सेल, जब रिटर्न आ गया तो सेल्स रिटर्न टू ए। मान लो हमने 10,000 का माल बेचा था, 1,000 का रिटर्न आ गया, तो एंट्री क्या हो गई, सेल्स रिटर्न टू ए। क्लियर है। नाउ ऑन कैंसिलेशन ऑफ सेल, अब मान लो 31 मार्च से पहले ही उनका फ़ोन आ गया कि भाई हमें तो ये सेल मंजूर नहीं है। शॉपकीपर ने कहा भाई मेरा तो ये माल बिक नहीं रहा, फालतू मेरी जगह यहाँ जगह है वो घेर रहा है, आप तो इसको माल को वापस ले जाओ। अब 31 मार्च तक हमको ये बात पता लग गई कि अरे यार ये तो अपनी सेल हुई नहीं, हम तो यहाँ उसको सेल को क्रेडिट मान के सेल मान के चल रहे हैं, जबकि ये सेल तो हुई नहीं है। तो अब इस सेल को कैंसिल करना जरूरी हो गया। हमने उस सेल जिसको के ऊपर क्रेडिट कर रखा था उसको डेबिट कर दिया। 9,000 का माल, 1,000 का तो रिटर्न आ गया और 9,000 की सेल्स को अपन ने क्या कर दिया, डेबिट करके क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ऊपर हमने सेल क्या की, एंट्री क्या की थी, ए टू सेल। अब रिवर्स एंट्री कर दो क्या, सेल टू ए, इससे सेल कैंसिल हो गई। तो अब जब वो सेल नहीं है, यानी आपने जो दुकानदार के यहाँ माल भेजा है वो सेल नहीं है, तो फिर वो क्या है, वो हो गया आपके लिए एक तरीके से क्लोजिंग स्टॉक। वो आपके लिए हो गया क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, वो क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पास इस वक्त पड़ा नहीं है। वो आपका स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो शॉपकीपर की शॉप में पड़ा है, उसकी दुकान में पड़ा है। यानी आपका स्टॉक है लेकिन पड़ा उसकी दुकान में है, उसकी दुकान में पड़ा तो सेल नहीं माना ना। सेल नहीं माना तो जो चीज़ सेल नहीं हुई तो उसको क्या मानना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक। अब उसको क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री होती है वो होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री कैसे बनी, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हो, यहाँ लिखते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो एंट्री क्या बनी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री होगी, लेकिन ये एंट्री कौन सी प्राइस पे होगी, कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन आप जो करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। इसलिए आपको ये एंट्री किस पे करनी पड़ेगी, कॉस्ट प्राइस पे करनी पड़ेगी। और मान लेते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस थी 7,000, तो सेल को जब कैंसिल किया तो वो एंट्री सेलिंग प्राइस पे हुई थी, हमने सेल को डेबिट किया। तो एस फोर सेल, एस फोर सेलिंग प्राइस लर्न कर सकते हैं। और जब क्लोजिंग स्टॉक में शामिल किया तो वो चीज़ कॉस्ट प्राइस पे शामिल की है, C4 क्लोजिंग स्टॉक एंड C4 क्लोजिंग
कॉस्ट प्राइस। सही है। तो इस तरीके से इसमें कुल मिला के 4 एंट्री होती हैं। सबसे पहले आपने माल बेचा, ए टू सेल, रिटर्न आ गया तो सेल्स रिटर्न टू ए टू सेल माल बेचा था, जब सेल ही कैंसिल हो गई तो रिवर्स एंट्री कर दो सेल टू ए सेलिंग प्राइस पर। और अब इसको क्लोजिंग स्टॉक मानना पड़ेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 7000, ये कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, ये आपका कैजुअली वाला सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा आपका क्या है, फ्रीक्वेंटली। तो इस कंडीशन में आप सेल और रिटर्न जर्नल बनाते हैं, है ना, और इसके लिए 4 मेन कॉलम होते हैं। और 4 मेन कॉलम कौन से होते हैं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल भेजी कितनी, गुड्स उसमें से रिटर्न कितनी आ गई, उसमें से अप्रूव्ड कितनी हो गई, और उसमें बैलेंस कितना बचा। ये 4 कॉलम जो हैं बेसिकली उसके अंदर होते हैं। ये फ्रीक्वेंटली के लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या होगा, सेल और रिटर्न जर्नल बनेगी। सेल और रिटर्न जर्नल इसके अंदर जो है वो आपकी बनती है। अब कैसे है देखिए, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है कई बार, तो इसमें सेल और रिटर्न जर्नल जो है वो आपकी बनती है। इसमें पहला कॉलम होता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। मान लो आपने 1 लाख का माल भेजा, सही है, उसमें से कुछ रिटर्न आ गया, गुड्स रिटर्न आ गई 20,000 की, कुल मिला के 4 कॉलम बनने। तो 1 लाख का माल भेजा, 20,000 का रिटर्न आ गया, 70,000 की शॉपकीपर ने अप्रूवल दे दी कि हाँ भाई ठीक है, मुझे ये माल पसंद आ गया है और ये बिक जाएगा आसानी से, तो इसको तो मैं अप्रूव करता हूँ। तो 1 लाख में से 20 तो रिटर्न आ गया, बाकी बचा 80 में से 70 उसने अप्रूव कर दिया। और 10,000 के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं है, वो अभी भी क्या चल रहा है, बैलेंस चल रहा है। तो इस तरीके से क्या बनता है, सेल्स और रिटर्न जर्नल आपका बनता है। इसका फॉर्मेट भी आपको बुक में मिल जाएगा, ये इसका फॉर्मेट है। देखिए, सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, आपने 1 लाख रुपए का माल भेजा, कौन सी डेट को, पर्टिकुलर फोलियो नंबर, अमाउंट, तो अमाउंट आ जाएगा कितने रुपए, 1 लाख। आपने 1 लाख का माल भेजा। गुड्स रिटर्न है, सेम वही कॉलम, कितने का रिटर्न कर रहे थे, 20,000 के मान लेते हैं रिटर्न किए थे, अमाउंट आ जाएगा। फिर उसने अप्रूव कितने किए, उसका भी अमाउंट देख लें, तो उसने 70,000 का क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। 1 लाख में से 20 रिटर्न आ गया, 70 अप्रूव कर दिया, बाकी बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस में अपन कितना लिख देंगे, 10,000। ये क्या है, आपकी सेल रिटर्न जर्नल। ठीक है, सेल और रिटर्न जर्नल। तो एक तरीका जो है वो आपका ये होता है। क्लियर है। तो 2 तरीके हो गए अपने। अब थर्ड देखें। थर्ड आपका जो आता है वो है न्यूमरसली का। थर्ड जो है वह न्यूमरसली का। न्यूमरसली में सेल और रिटर्न डे बुक बनती है और सेल और रिटर्न लीजर बनता है। ये मेमोरेंडम बुक है, इनको आपको बनाना पड़ता है। कौन से में, न्यूमरसली के अंदर। तो न्यूमरसली में देखो क्या क्या है, बार बार अगर आपकी इसी टाइप की सेल हो रही है तो मेंटेन मेमोरेंडम बुक्स बनाई जाती है। एक तो सेल और रिटर्न डे बुक और एक सेल और रिटर्न लेजर। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप पहले से, क्योंकि आपकी बार बार ये चीज़ हो रही है तो बार बार आप चेंज थोड़ा ना करेंगे। दैट्स वाई आप क्या कर रहे हैं कि उसको एक सेपरेट अकाउंट ही बना रहे हैं कि जैसे जब आपने माल बेचा तो आपने पहले से उसको सेल नहीं माना, उसको सेल और रिटर्न अकाउंट में डाल दिया। एक सस्पेंस अकाउंट टाइप का है कि हमें खुद को ही नहीं पता कि हमारी ये सेल होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ ऐसा बार बार हो रहा है। दैट्स वाई हम इसको एक अलग से एक स्पेशल अकाउंट बना रहे हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न, कि भैया सेल हो भी सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, हम इसे सेल नहीं मान रहे। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न, 1 लाख रुपए का माल हमने भेजा उसको। ठीक है, अब देखें, जब रिटर्न होगा तो हम रिवर्स एंट्री कर देंगे। क्या, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। पहले क्या की थी, पहले एंट्री की थी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न। अब उसकी रिवर्स कर देंगे, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, 20,000 का रिटर्न आ गया। ठीक है, अब 70,000 का अप्रूवल मिल गया। 70,000 का अप्रूवल मिल गया तो हमने फर्स्ट एंट्री में सेल और रिटर्न को क्रेडिट किया था कि भाई पता नहीं सेल होगी नहीं होगी, अब तो सेल हो रही है। तो इस सेल और रिटर्न को आप कैंसिल करो और इसको आप सेल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो कि सर ये सेल और रिटर्न तो हमने कैंसिल कर दी और इसको आप सेल मान लिया, है ना। ये तो कैंसिल करने के लिए, ये तो कैंसिल हो गया सेल और रिटर्न, और सेल को अब हमने नॉर्मल सेल मान लिया क्योंकि अप्रूवल आ गया है, अब तो कोई सस्पेंस ही नहीं है। दैट्स वाई सेल और रिटर्न अकाउंट को उतने ही अमाउंट से कैंसिल कर दो और सेल अमाउंट को क्या कर लो, जनरेट कर लो। ओके, अब यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नो एंट्री फॉर अनअप्रूवल सेल, यानी जो अनअप्रूव्ड 10,000 रुपए की सेल है ना, उसके लिए कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों, अब जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जब पहली एंट्री की थी तब भी हमने उसको सेल नहीं माना था।
उसको हमेशा सेल और रिटर्न में ही डाला है, तो जब हमने उसको सेल माना ही नहीं था तो कैंसिल करने की जरूरत ही क्या है। दैट्स वाई 10,000 रुपये को यहाँ कैंसिल करने की कोई जरूरत आपकी नहीं होगी। इसमें आपको इस चैप्टर में करना क्या है, जो नोटिंग्स है उनको एक बार उतार लो, कॉपी डाउन कर लो, उसके बाद उसको अच्छे से लर्न कर लो, और क्वेश्चन में कुछ नहीं आएगा, इन्हीं एंट्रीज में से कोई ना कोई चीज़ आपसे पूछी जाएगी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं एक बार उनको ओरली सॉल्व कर लो, आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। बस एंट्रीज आपको अच्छे से जो है वो लर्न होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।